हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर की, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन है क्या चीज़। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ रखी है कि सॉल्यूशन का मतलब हो गया मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। राइट, आपने सोल्यूट में कोई सॉल्वेंट मिला दिया, सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला दिया तो आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है ना, ये सोल्यूट क्या चीज है और सॉल्वेंट क्या चीज है, पहले आप ये समझ लें। तो एक जनरल लैंग्वेज में, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो जिसकी भी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट है और जिसकी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। आपको ऐसे भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा चीजें मिक्स हो, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूट मिक्स हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है वो सॉल्वेंट आप कर दें, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सोल्यूट। तो सॉल्यूशन के अंदर एक से ज्यादा सोल्यूट पॉसिबल है बट सॉल्वेंट एक ही होगा। एक और बात, अगर आपके पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है, कोई पानी वाला सॉल्यूशन है जहां पे सॉल्वेंट वाटर है, तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वाटर इज ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी है वो सोल्यूट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, बट जब हम थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन की बात करते हैं, एडवांस डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं बोलते, ये तो छोटी क्लासेस में बोला जाता है। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी? इन दैट टाइम वी यूज्ड टू से कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। मैंने क्या बोला? होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब एक ऐसा मिक्सचर आपको लेना है जहां पे सोल्यूट पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, आपने शरबत बनाया होगा, कोल्ड ड्रिंक इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। तो आपने देखा होगा ना, जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जब आप सपोज आप बॉटल से उसको इनटेक कर रहे हैं, तो जैसा टेस्ट आपको पहले शिप में लगता है वैसे मिडिल वाले पोर्शन में भी होता है, वैसे लास्ट वाले में भी होता है। ऐसा आपको नहीं लगता कि ऊपर चीनी कम था नीचे ज्यादा है। ठीक है ना, रीजन इज कि जितने भी सोल्यूट इसके अंदर है दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी सिस्टम में सोल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन इट इज ट्रीटेड एज ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो दो बातें हो गई। सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या थी? मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या है? जिसकी क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर कहीं पे एक्वस सॉल्यूशन है तो बिना किसी कंफ्यूजन के वाटर इज ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जब हम थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन की बात करेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर ट्रीटेड एज सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन आप कंसीडर करें, जैसे मान लो कि मैंने दो ग्लास लिए हैं। ठीक है, दोनों में हमने प्लेन वाटर रख लिया एज अ सॉल्वेंट और हमने दोनों में शुगर मिलाई है। सपोज पहले में हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई, दूसरे में हमने 2 चम्मच चीनी मिलाई। ठीक है, अब जब आप उसको स्टर कर लेंगे, उसको डिसॉल्व कर लेंगे और आप उसको शिप करेंगे, तो जहां पे आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई होगी आपको वो थोड़ा फीका लगेगा, हल्का लगेगा। जहां पे 2 चम्मच चीनी मिलाई है वो रिलेटिवली मीठा होगा। ठीक है, तो यहां पे अब जब हम बात करते हैं सोल्यूट की क्वांटिटी की, राइट, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की क्वांटिटी, भाई जहां पे 1 चम्मच चीनी है वहां क्वांटिटी कम है, जहां 2 है वो ज्यादा है। तो अब आप कैसे बोलोगे यहां पे चीनी कम है यहां पे चीनी ज्यादा है, ये फीका लग रहा है ये मीठा लग रहा है? ऐसा नहीं बोलते। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो जहां पे शुगर कम है, जहां पे क्वांटिटी कम है, आप बोलेंगे वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। जहां पे शुगर ज्यादा है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, आपने कई बार पढ़ा होगा ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। बट डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट इज अ वेरी कॉमन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेट मींस क्या? कॉन्सेंट्रेट मींस कि वहां पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे कैसे? आप ऐसा तो नहीं लिखोगे ना कि भाई यहां पे 1 चम्मच चीनी था यहां 2 चम्मच चीनी। उसको एक्सप्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के जो कॉमन मेथड्स हैं इनमें हम लोग लेते हैं नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन मोलैरिटी, कैपिटल एम। देन नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म इज वेरी कॉमन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं दैट इज फॉर्मेलिटी। एक तो फॉर्मेलिटी पढ़ाई वाली होती है जो अक्सर बच्चे करते रहते हैं ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है, यहां पे कंसंट्रेशन टर्म है फॉर्मेलिटी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और टर्म्स हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, लाइक पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसी का एक भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीबी। ठीक है, पीपीएम या पीपीबी।
पार्ट्स पर बिलियन। तो दीज आर वेरी कॉमन टर्म्स, कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिनके थ्रू आप किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए वन बाय वन ये है क्या चीज, इसको हम समझते कैसे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मेलिटी की। स्टेटमेंट मेरे ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो नॉर्मेलिटी यहां पे जो है, सी नॉर्मेलिटी मींस व्हाट, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वही ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? किसी भी सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट का सीधा सा फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं यहां पे, ठीक है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मींस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा, अगर नॉर्मेलिटी को आपको फॉर्मुलेट करना है तो बड़ा सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है कि नॉर्मेलिटी इज टेकन एज वेट ऑफ सोल्यूट upon equivalent weight of solute into volume of solution in liter। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये जो फैक्टर है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, राइट। अब आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप लीटर वाले वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज करना चाहते हो तो छोटा सा चेंज बस आपको करना है इसके अंदर कि वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, एंड नाउ यू कैन टेक एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ml। आपको जैसा भी समझ में आए आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, यू विल गेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें कई बार क्या होता है कि वेट ऑफ द सोल्यूट न्यूमेरिकल अप्रोच में क्वेश्चन में दिया होता है, तो वो आप देख के लगा सकते हो। बहुत सारे बच्चे इस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे यूज करें। तो कुछ कॉमन सा स्टेटमेंट में दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका सोल्यूट कोई एसिड है, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? एसिड का इक्विवेलेंट वेट मींस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अगर कोई बेस आपका सोल्यूट है तो बेस का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। अगर कोई सॉल्ट आपका सोल्यूट है तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन, यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या इलेक्ट्रॉन गेन। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सोल्यूट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर्मूले आप ध्यान से समझना जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मेलिटी के फॉर्मुलेशन की, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले की। अब हम बात करते हैं कि भाई ये मोलैरिटी क्या चीज है, व्हाट इज द मोलैरिटी। तो यहां पे सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिए आपको। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट आई सेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। सिंपल सी डेफिनेशन है, एंड दिस कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यू कैन राइट लाइक वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यू विल गेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और यहां भी सेम लॉजिक है, अगर आप वॉल्यूम को लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना चाहते हो तो न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। I mean, your formula will like weight of solute into 1000 upon molecular weight of solute into volume of solution in milliliter, right? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो फैक्टर है weight upon molecular weight, this is actually the moles of solute, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान होता है मोलैरिटी कैलकुलेट करना किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर, तो आप बड़ी आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी दो कॉमन टर्म थे, इनकी बात हो गई, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द थर्ड वन, व्हाट इज द मोलैलिटी। ये ध्यान से सुनिएगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। तो मोलैलिटी क्या चीज है, स्मॉल एम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी इज टेकन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहां सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, या किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो उसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं लाइक मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये फैक्टर तो कॉमन है बिकॉज़ नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, बट नाउ वी हैव टू टेक हियर लाइक द वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आप देखो किलोग्राम में। ये जो फॉर्मूला आपके सामने बना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मैंने सॉल्वेंट का वेट लिया है, यहां पे सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है,
एंड द सेम लॉजिक इज देयर, अगर आप इस वेट को किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना चाहते हो तो न्यूमरेटर में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला इज लाइक वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेम ये जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, दिस इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप यहां पे ध्यान से समझ लें, मोलैरिटी में हम यहां पे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, और मोलैरिटी में हम लेते हैं यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, न्यूमेरिकल लगाते समय तो आपको कैलकुलेट करना होता है कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एक एडिशनल फॉर्मूला आप यहां पे याद कर लो, न्यूमेरिकल में इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये बड़े काम का फॉर्मूला है, ये बहुत हेल्प करेगा मोलैरिटी और मोलैरिटी को सॉल्व करने में। जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एक और बात यहां पे जनरल बात है, आप समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल अगर आपने ट्राई किया हो या आप क्वेश्चन देखेंगे बुक्स में, तो उसमें क्या लिखा होता है कि जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं तो कई बार डेटा परसेंटेज में लिखा होता है, लाइक 10% सल्फ्यूरिक एसिड, 15% सल्फ्यूरिक एसिड, 90% सल्फ्यूरिक एसिड, 5% यूरिया सॉल्यूशन, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहां पे दो बातें आप जरा ध्यान से समझ लो, बड़ी हेल्प आएंगी आपको। अगर कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन है लाइक 10% H2SO4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जिसकी परसेंटेज है वो सॉल्यूट की बात हो रही है। 10% H2SO4 मतलब जो भी परसेंटेज आप उसको डायरेक्ट ग्राम में चेंज कर लो, तो 10 ग्राम ऑफ H2SO4, अब बिकॉज ये परसेंटेज की बात है तो 100 में ही होगा, तो 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अगर कहीं पे परसेंटेज दिया है तो उसका मतलब दैट मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज, सॉल्यूट वो भी हुआ जिसकी परसेंटेज है। अगर यहां पे हम 5% यूरिया लिख दें तो 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अगर कहीं पे 10% H2SO4 है, ये ऐसा लिखा हुआ है 10% H2SO4 वेट बाय वेट, या 10% H2SO4 बाय मास, कुछ भी लिखा है तो आप उसको इस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं कि जो भी परसेंटेज है वो सॉल्यूट का मास हो गया एंड दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो 100 ग्राम है ये सॉल्यूशन हो गया, जो परसेंटेज दे रखा है ये सॉल्यूट हो गया। आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दो, जो परसेंटेज दिया है, यू विल गेट द वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स इट। और कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज जो है वो बाय वॉल्यूम गिवन हो, लाइक 90% H2SO4। आप देखिए बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं वेट बाय वॉल्यूम, अगर कुछ ऐसा दिया गया है तो जो परसेंटेज गिवन है वो सॉल्यूट का मास है। आप ऐसे समझ लो कि जो परसेंटेज गिवन है वो सॉल्यूट का मास है। तो नाउ यू कैन टेक लाइक कि 90 ग्राम ऑफ H2SO4, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इज नाउ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समझिएगा, यहां पे हमने 100 ग्राम नहीं लिया, आज तक 100 ml, 100 तो इसलिए ले रहा है क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज तो 100 में ही होगा, ठीक है ना। तो जो भी परसेंटेज है, बिना किसी कंफ्यूजन के आप ये पॉइंट याद कर लो कि परसेंटेज का मतलब दैट मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, अगर बाय वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और बाय वेट है तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बातें बहुत परेशान करती हैं बच्चों को। तो इसमें अगर ये आपको क्लियर है तो न्यूमेरिकल में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द 3 बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी और पीपीएम पीपीबी क्या चीज है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, दैट इज मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन को अगर आप डिफाइन कर लें तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? बेसिकली रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको बड़ा कॉमन एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एग्जैक्टली ये मोल फ्रैक्शन क्या चीज है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा। एक छोटा सा बीकर आप ले लो, ठीक है। बीकर के अंदर सपोज आपने कंपोनेंट ए का WA ग्राम मिला दिया, लेट कुछ भी मिला लो, एंड कंपोनेंट बी का WB ग्राम मिला दिया। दो कंपोनेंट लेते हैं, सॉल्यूशन बन जाएगा। आप दो से ज्यादा भी ले सकते हो, बिकॉज सॉल्यूशन में तो 2 और मोर देन 2 इन्वॉल्व होता है। तो मैंने दो चीज ले रखी है, सपोज ये दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। एंड फॉर जनरल एक्सप्लेनेशन आप एज्यूम कर लें ए इज टेकन एज अ सॉल्वेंट एंड बी इज टेकन एज अ सॉल्यूट। जनरल एक्सप्लेनेशन आपको आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। अब आप ये समझिए कि दो चीजें मैंने मिला दी। जैसे मैं अगर ये बोल दूं कि हमने जो है वो 60 ग्राम वाटर में 20 ग्राम एथेनॉल मिला दिया,
दो चीजें मिला दी, कोई भी दो चीज आप मिला लो, आपकी चॉइस। तो अब आपने क्या करना क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये निकाल लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है। यहां पे क्या दिया था, वेट ऑफ ए, जितना आपने मिलाया। तो सबसे पहले आप निकालेंगे मोल्स ऑफ ए। मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट इट। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। लाइकवाइज आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आपको ये वेट्स दे रखे हैं, व्हाटएवर जो भी दे रखा है, उससे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, राइट। अब जब दोनों के मोल्स आपने निकाल लिए, तो आप क्या कर लो, आप निकाल लो टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके पास Na प्लस Nb, मिला दो, टोटल मोल्स आ गया। और अगर आपको टोटल मोल्स मिल गए, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब आप देखो, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब दो कंपोनेंट है ए और बी, तो हम ले लेते हैं यहां पे एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट से ए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, Na प्लस Nb, सिंपल। लाइकवाइज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb, दैट्स इट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो, किसका रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मैंने दोनों के मोल फ्रैक्शन यहां पे कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आप याद कर लो कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कर दो, तो मैंने इनके मोल फ्रैक्शन का सम कर दिया, तो याद कर लो दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। दो कंपोनेंट है, अगर आप उनके मोल फ्रैक्शन का सम कर दोगे तो द टोटल वैल्यू इज 1, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं इन सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, आप कुछ भी ले लो, मैंने बेंजीन टोलुइन ले लिया, अच्छा लगता है बोलने में। इन सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.6, राइट। तो बिना कहे आपको समझ में आना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज 0.4। द रीजन इज कि दोनों का सम क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर किसी सॉल्यूशन में दो से ज्यादा कंपोनेंट है, से ए बी और सी भी इन्वॉल्व है, तो अगर आपको किसी भी दो कंपोनेंट का पता है मोल फ्रैक्शन, तो 1 से माइनस कर दो, तीसरे वाले का अपने आप आ जाएगा। दो कंपोनेंट है, एक का पता है, 1 से माइनस कर दो, दूसरे का आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। क्लियर। तो ये बात हो गई आपके मोल फ्रैक्शन की। तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये भी क्लियर हो गया। कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़े आराम से आप कर लोगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी भाई जो अक्सर पढ़ाई के साथ होती रहती है, यहां पे फॉर्मेलिटी थोड़ा अलग है। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, मोलैरिटी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, ये दोनों भाई भाई हैं लेकिन सगे भाई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या फर्क है, सगे भाई नहीं है तो क्या फर्क है, फर्क ये है, आप ध्यान से देखना। फॉर्मेलिटी इज, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला निकाल करिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने लिया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक वेट अपॉन फॉर्मूला मास, वेट अपॉन फॉर्मूला मास, ठीक है। एंड रेस्ट इज सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आप देखिए डिफरेंस क्या है कि फॉर्मेलिटी में हमने मॉलिक्यूलर वेट की जगह फॉर्मूला मास लिया है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व होता है, जैसे कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व है, सोडियम कार्बोनेट है वहां भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व है। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूट जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टेकन कॉपर सल्फेट, तो CuSO4, अगर हम इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ले लें तो इट्स 5H2। अब मेरी बात समझिएगा, अगर आपने न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते समय सिर्फ इसका वेट लिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 तक का, ठीक है, देन इट इज टेकन एज मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर आपने इस पूरे मॉलिक्यूल, इस पूरे फॉर्मूले का वेट निकाल दिया है तो दिस विल बी फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एक डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड है तो फॉर्मूला मास, हटा दिया तो मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, कई ऐसे सॉल्यूट होते हैं जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, लाइक सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड तो NaCl ही होगा, तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों सेम होता है। इन दैट केस वैल्यू ऑफ मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी आर सेम। लेकिन अगर किसी सॉल्यूट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व है तो उन केसेस में
मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो फॉर्मेलिटी कहां पे अप्लाई करना है? ऐसे सॉल्यूट के साथ जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी मैंने बोला भाई जैसे हैं, बट सगे भाई नहीं है। डिफरेंस क्या है? मोलैरिटी में मॉलिक्यूलर मास लेना है और फॉर्मेलिटी में पूरे फॉर्मूले का मास लेना है इंक्लूडिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूट है जहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो आप याद कर लें, फॉर दैट सॉल्यूट, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी आर सेम। अगर आप नूतन की किताब आती है डॉक्टर एच श्रीवास्तव की, उसके न्यूमेरिकल आप देखिएगा, ये एबीसी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उन्होंने शायद सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वहां पे फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो जो मोलैरिटी है वही फॉर्मेलिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इस लास्ट वन पे आते हैं हम लोग, पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो पहली बात तो आप ये समझ लें, ये यूज कब करते हैं? पीपीएम और पीपीबी तो हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो। ठीक है, आप ऐसे मान लें कि जैसे कॉलोनीज में क्या होता है, एक बड़ी सी पानी की टंकी लगी होती है जिसमें 1 लाख लीटर पानी होता है, ठीक है, या 10 लाख लीटर पानी होता है, डिपेंड करता है कैसी कहां सप्लाई है। अब मान लीजिए कि आपके मन में ऐसा कुछ जाग जाए कि आप पूरी कॉलोनी को शरबत पिलाना चाहते हैं और आप पानी की टंकी चढ़ जाइए और उस 1 लाख लीटर, 5 लाख लीटर, 10 लाख लीटर में आप 1 चम्मच चीनी डालाइए। ठीक है, तो क्या होगा? लॉजिकली अगर आप देखें तो सॉल्यूशन तो बन ही गया है, बट सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है, यानी क्वांटिटी उसकी बहुत कम है। तो बेसिकली ये हम तब यूज करते हैं ये पैरामीटर्स पीपीएम और पीपीबी वाले, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप देखो जरा, अगर आपको कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन के लिए पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये वहां अप्लाई करना है जहां सॉल्यूट बहुत कम होता है। जैसे जब हम लोग एयर पोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम लोग पीपीएम यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है पूरे एनवायरनमेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक होता है, आपको यहां पे अप्लाई करना है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 हमने इसीलिए लगाया क्योंकि वो मिलियन को शो कर रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मिलियन पार्ट में आपको सॉल्यूट कितना है। ठीक है, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। और अगर आप 10 टू द पावर 6 के प्लेस पे 10 टू द पावर 9 कर दें तो यू विल गेट द पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी ऑफ द सॉल्यूशन। तो द फॉर्मूला बिकम्स लाइक वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। ये जो फॉर्मूला है, दिस विल रिप्रेजेंट द पार्ट्स पर बिलियन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी। तो ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब इसकी लास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, छोटी सी बात है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, बहुत पूछा जाता है कि विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, व्हाटएवर जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें कौन सा डिपेंड करता है कौन सा नहीं करता। तो एक छोटा सा लॉजिक आप याद कर लो कि टेम्परेचर जो होता है वो वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। ठीक है, टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है? वॉल्यूम को। तो अब आप ये देखो कि जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म मैंने यहां पे डिस्कस किए थे, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, पीपीएम, पीपीबी, इनमें किन किन प्लेसेस में कहां पे वॉल्यूम इन्वॉल्व है? तो नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, फॉर्मेलिटी में वॉल्यूम होता है। यहां पे वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो ये तीनों टर्म, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, दे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब आपने देखा है मोल फ्रैक्शन में कहीं कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आता, पीपीएम, पीपीबी में वॉल्यूम टर्म नहीं आता, मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम नहीं लेते। ठीक है, तो ये जो टर्म्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बिना रटे आप ये याद कर लो, जहां वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, जहां वॉल्यूम नहीं है वो डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। एक बार आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।